to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अग्रिम प्रोटेक्शन मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। ईडी केजरीवाल को 9 समन दे चुका है, वो पेश नहीं हुए। हाईकोर्ट गए और भरोसा मांगा कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी के पास जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा, आपको ईडी के सामने पेश होना होगा और हम गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। इससे पहले 20 मार्च को भी केजरीवाल ने ईडी का समन रद्द करने और गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और तब भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 21 तारीख को फ्रेश पिटीशन लगाई गई, इसे भी अदालत ने खारिज कर दिया। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज रूम अपने साथियों के पास। अभी दिल्ली में फिलहाल पैनिक की स्थिति है। जो खबरें चल रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है। ये खबर हम अपने हवाले से नहीं बता रहे हैं। आपके दो शीर्ष नेता हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी, इन्होंने बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की तैयारी है। इसको लेकर उनके पास अपने कारण हैं। जैसे ईडी की टीम ज्वाइंट डायरेक्टर की पहुंची तो एक फुल कॉन्वॉय के साथ पहुंची। यूजुअली दो गाड़ियां जाती हैं, लेकिन यहाँ पे वज्र वाहन भी था और भारी संख्या में दिल्ली पुलिस की फोर्स भी थी। केजरीवाल के घर के आगे, आधिकारिक आवास के आगे एक बड़ी सी बैरिकेडिंग की गई, लोगों को बाहर की तरफ रोका गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कॉल दी गई थी कि भारी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जुटे केजरीवाल के घर के बाहर। सौरभ भारद्वाज जी ने यह भी कहा कि वो लगातार अरविंद केजरीवाल से और उनके सचिव से कोशिश कर रहे हैं फोन पे कांटेक्ट करने की, लेकिन लग रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने उनके फोन जब्त कर लिए हैं। पता नहीं कि मामला जो आप समझ रहे हैं कि पूरा शराब घोटाले का है। इसमें हाईकोर्ट में वो पैरेलल हियरिंग चल रही है, लेकिन जब ये सब हो रहा था इस पैनिक सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल के वकील पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं कि वो इस मामले को अर्जेंटली सीजीआई के सामने रख सकें, इसलिए वो रजिस्ट्रार जनरल के पास गए हैं। अगर रजिस्ट्रार जनरल इस मामले को अर्जेंट हियरिंग लायक समझते हैं तो वो सीजीआई के सामने लेके जाएंगे और सीजीआई फिर इसे किसी माकूल बेंच को ट्रांसफर करेंगे जहां पे इस मामले को सुना जाएगा, ताकि जो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट से इमीडिएट रिलीफ मिले या ना मिले, इस पे बात साफ हो सके। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। सुर्खियों में सबसे पहले चुनाव आयोग से जुड़ी खबरें। 2 अपडेट है। पहला, आपके फोन पर बीते कुछ दिनों में संभवतः एक मैसेज आया होगा केंद्र सरकार की तरफ से, विकसित भारत वाला। चुनाव आयोग ने आईटी मिनिस्ट्री से कहा है कि इस तरह के संदेश तुरंत रोकिए, ये भी कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने इस मामले में मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी। दरअसल आयोग को कई शिकायतें मिली कि लोकसभा चुनाव के ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार ये मैसेज व्हाट्सएप पर भेज रही है। जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि मैसेज पहले भेजे गए थे, मुमकिन है कि कुछ लोगों को नेटवर्क इशू के चलते देर से डिलीवरी मिली हो। आयोग से जुड़ा दूसरा अपडेट, 5 राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल में तमाम अधिकारियों के आयोग ने ट्रांसफर किए। इसमें कुल 8 एसपी, एसएसपी और 5 डीएम के ट्रांसफर ऑर्डर हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो राजनेताओं के करीबी थे या उनके रिश्तेदार थे, जैसे एसएसपी भटिंडा पंजाब में और एसपी सोनितपुर असम में। अगली सुर्खी कांग्रेस के खेमे से निकली। पार्टी ने अपने बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। इन नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि चुनाव से पहले बैंक अकाउंट फ्रीज कर केंद्र उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले सोनिया गांधी की बात। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रमुख विपक्षी दल की वित्तीय स्थिति पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है। एक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पैसे नहीं होने से नेताओं को दूसरे शहर नहीं भेज पा रहे, रेल टिकट तक नहीं खरीद पा रहे हैं। और फिर बारी आई मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। उन्होंने कहा ईडी, आईटी और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। सच है ना? सेटल हो जाए। राजनीतिक दल नहीं आते। बीजेपी ने कभी नहीं दिया अकाउंट।
कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से भी प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, लेकिन उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर पर, जिसे अब एक्स कहते हैं, मोर्चा संभाला। लिखा कि जिस पार्टी ने हर क्षेत्र, हर राज्य और इतिहास के हर पल में लूट की हो, उसके लिए वित्तीय लाचारी की बात करना हास्यास्पद है। जीप से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर बोफोर्स तक सभी घोटालों से जमा हुए पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में कर सकती है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। मैं तो आपसे कई बार बात कर चुका हूं, इस परिवार ने किस तरह से नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली। वो भी केस चल रहा है, चर्चा कर चुके हैं कि बिना सिर्फ 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5,000 करोड़ की संपत्ति परिवार ने ले ली, जिस ट्रस्ट में सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे। तो मित्रों, मुझे लगा कि देश को यह बताना जरूरी है। तो राहुल गांधी जी, आपकी हार तय है। दूसरी सुर्खी खेल की दुनिया से है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दिया। अब ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे। धोनी, जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती और आईपीएल में सीएसके की कप्तानी करते हुए उन्होंने 5 बार ट्रॉफी जीती। अभी वो आईपीएल से रिटायर नहीं हुए हैं और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि धोनी ये पूरा सीजन बतौर प्लेयर खेलेंगे। सुर्खियां हो गई आखिरी में लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स न्यूज रूम से। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने 9 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। 9 लोकसभा सीट पर कौन उतर रहे हैं, उनके नाम आपको बता देते हैं। चेन्नई सेंट्रल से विनोज पी सेल्वम, वेल्लोर सीट से ए सी षणमुगम, कृष्णागिरी से सी नरसिम्हन, नीलगिरी लोकसभा सीट से एल मुरुगन, कोयम्बटूर से के अन्नामलाई, जो भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पेरम्बूर से टी आर पारिवेंदन, थुटुकोटी से नयनन नागेंद्रन, कन्याकुमारी से पौन राधाकृष्णन। इसके अलावा चेन्नई साउथ की सीट से टी सुंदरराजन, वो नाम जो पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चा में है, जिन्होंने गवर्नर पद से इस्तीफा दिया और कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा में अपना प्रत्याशी भी बना दिया है। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ये अब स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल की पार्टी, ये दोनों अलग अलग लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। इन दोनों का 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो गठबंधन था, लेकिन अखिलेश यादव ने अब स्पष्ट कर दिया है और पल्लवी पटेल ने भी कि ये गठबंधन वो लोकसभा चुनाव में कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऐसी खबरें आई थी कि 3 सीटों की मांग थी अपना दल कमेरावादी की तरफ से, फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्ज़ापुर, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। अखिलेश यादव ने फिलहाल अपने तमाम कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी कर दिया है और इस बात पर सहमति नहीं बनी कि ये 3 सीटें पल्लवी पटेल के खाते में दी जाएंगी। और इसी के बाद ये स्पष्ट हो गया कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, गठबंधन नहीं रहेगा। बता दें 2022 में दोनों पार्टियां साथ में थीं, तब पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट से पर्चा भरा था, यहाँ से विधायकी लड़ी थी और केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ से सपा के सिंबल पर हराया भी था। तीसरी सुर्खी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत भारतीय जनता पार्टी के तमाम इश्तिहारों को लेकर। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग में क्या शिकायतें की हैं। उसके मुताबिक उनको कुछ विज्ञापनों पर भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति है, जैसे कि 2G जो घोटाला था, कथित घोटाला था, उससे जुड़ा विज्ञापन, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं, अदालत भी स्पष्ट कर चुकी है कि 2G में कोई घोटाला नहीं हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी इसे घोटाला कह के प्रचारित क्यों कर रही है अपने इश्तिहारों में। और नंबर 2, उन्होंने आपत्ति जताई है जो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई जगह, हमने पेट्रोल पंप या अलग अलग जगह देखे, जो विज्ञापन लगे रहते हैं, इन पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये लगातार प्रचारित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनके तमाम नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ फ़ोन किया था, रशिया में पुतिन से बात की, युद्ध रुकवाया और इसके बाद भारतीय जो वहाँ फंसे हुए थे यूक्रेन में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में, उनको वहाँ से निकलवाया गया। इन दोनों विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के सामने रखी गई है। क्या ऐसा कुछ हुआ था वाकई में? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ से एक फ़ोन घुमाया था रशिया या यूक्रेन और इसके बाद युद्ध को रोका गया ताकि वहाँ जो भारतीय फंसे हुए हैं वो निकल सके? इस पर विस्तार से लल्लन टॉप ने बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का इंटरव्यू हमने किया है, पौने 3 घंटे की ये बातचीत है, जिसमें इस मुद्दे पर और तमाम अन्य मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।